नमस्ते साथियों। देखिए, आज की जो कक्षा है वो 4th ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन जो और भी कोई एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है तो उसके लिए वो क्लास क्या हो जाएगी, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये काफी क्वेश्चन है इसमें, और आज की जो क्लास है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन लाया है मैंने। तो इसके पहले जो क्लास थी उसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन रहते थे, किसी में 20 से कम रहते थे, लेकिन आज की जो कक्षा है मैंने इसमें 45 क्वेश्चन दिए है ना। तो 45 क्वेश्चन तो है, लेकिन उसी के साथ हमको बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। तो ये जो आज की कक्षा है तो पूरी जरूर देखना है ना। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अब आपको बताना है कि अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है, मुर्गे के चूजों के ऊपर बैठना, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। स्वावलंबी होना, ये भी नहीं होता है। स्वार्थ सिद्ध करना, तो स्वार्थ सिद्ध करना होगा किसका अर्थ, अंडे सेना का अर्थ। तो थर्ड वाला होगा क्या, ये भी नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, देखिए क्या होगा, घर में बेकार बैठना। जो घर में बेकार बैठता है उसको बोलते हैं अंडे सेना, है ना। या फिर हम कहते हैं, जो नॉर्मली कहते हैं, अंडे दे रहा है क्या घर पे, है ना। तो उससे आपको याद रखना, अंडे सेना का अर्थ जो घर में बेकार बैठा रहता है। तो घर में बेकार बैठना हो जाएगा यही मुहावरे का अर्थ। ये चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मुहावरे के शुरू में सीक्वेंस से प्रश्न है, बाकी जो प्रश्न आएंगे आगे पीछे हो सकते हैं ना। देखेंगे कौन सा मुहावरा नहीं है। अब आपको बताना इसमें से मुहावरा कौन सा नहीं है, तो बताइए कि कौन सा नहीं होगा। पहला ऑप्शन है लाल पीला होना। ये आपने सुना होगा, लाल पीला होना मतलब किसका अर्थ क्या हो जाता है, जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं कि लाल पीला हो गया। तो लाल पीला होना क्या है, मुहावरा है, जिसका अर्थ क्या होता है कि जो क्रोधित हो जाता है। वही देखेंगे शब्द बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है कि जो हम क्या कहते हैं, किसी को झूठी तसल्ली देते हैं, है ना, उसको कहते हैं शब्द बाग दिखाना। तो ये भी क्या है, मुहावरा है। अब थर्ड ऑप्शन देखेंगे, पीला मुंह करना। अभी आपने कहीं सुना है क्या पीला मुंह करना, काला मुंह सुना है ना, कि मुंह काला करना। पीला मुंह करना ये नहीं है ना। तो यही हमारे पास में ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये मुहावरा नहीं है, ये गलत बना है। अगर यहाँ होता मुंह काला करना तो ये मुहावरा बन जाता। ठीक है, वही देखें चौथा, हरा ही हरा सूझना। इसका अर्थ क्या होता है कि सब जगह अच्छा ही अच्छा देखना ना, अच्छा ही अच्छा सोचना, उसके लिए मुहावरा आता है। तो ये भी मुहावरा है, ये भी है और ये भी है। ये थर्ड वाला जो है पीला मुंह करना, ये मुहावरा नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में, सत्तू बांध के पीछे पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए। तो देखिए इसका अर्थ होता है बर्बाद करना, बिल्कुल नहीं होगा। पूरी तरह पीछे पड़ना, है ना। देखिए पीछे पड़ना तो होता ही है ना, लेकिन सत्तू बांध के पीछे पड़ना, तो इसका अर्थ क्या होगा, पूरी तरह से पीछे पड़ना। किसी के पीछे हाथ धो के पड़ते हैं ना, वैसे ही होता है। ठीक है, धुन सवार होना भी नहीं होगा, देखने को न मिलना ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, पूरी तरह पीछे पड़ना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए ये जैसे यहाँ पत्र वाला प्रश्न यहाँ पे एक है, इसके बाद में दूसरे प्रश्न आएंगे और फिर बाद में पत्र वाले और भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखिए किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। वो आपको बताना है कि जो राजपत्र होता है उसमें किसे प्रकाशित करते हैं। तो परिपत्र को करते हैं, अधिसूचना को करते हैं, या निविदा को करते हैं, या फिर ज्ञापन को। तो चारों में से आपको बताना है किसे कहते हैं। देखिए राजपत्र वाला क्या होता है, बहुत सी चीजें हमको रखना होता है, याद करना होता है ना। तो इसको आपको शुरू से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में इसको बहुत मुश्किल से याद होता है। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर शुरू से अगर ये पढ़ोगे टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि शुरू से अगर हम समझते हैं तो जो पॉइंट होते हैं इसके, कि हाँ इसमें दिनांक का ध्यान रखना होता है, इस पत्र में संबोधन का ध्यान रखना होता है, इस पत्र को परिपत्र कहते हैं जो वापस से भेजा जाता है। तो जब समझोगे तो आपको ये जो क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे कि जो राजपत्र होता है उसमें किसको प्रकाशित करते हैं। तो परिपत्र को नहीं करते हैं, ज्ञापन को भी नहीं करते हैं, निविदा को भी नहीं करते, किसको करते हैं, अधिसूचना को। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यह है हमारे पास, व्यंजन संधि नहीं है।
अब आपको बताना इसमें से व्यंजन संधि कौन सी नहीं है। तो ये शब्द है जगन माता, तो ये शब्द हो जाएगा जगत और माता से। तो यहाँ क्या हुआ, ता किसमें बदल गया, ना में बदल गया, मतलब यहाँ पे परिवर्तन हुआ। तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, विद्युत लेखा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत और लेखा। अब ल को देख के त ला में बदल गया, यहाँ भी कौन सी संधि है, तो इसमें भी व्यंजन संधि है। विषम में देखेंगे, विषम में कौन सी संधि है, ये शब्द बनेगा वी उपसर्ग और सम शब्द से। वे वा में जो ई लगी है, इसके कारण स किसमें बदलेगा, इस समय बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, स का परिवर्तन हुआ, मतलब व्यंजन का परिवर्तन, मतलब कि व्यंजन संधि है। विगत में नहीं है, तो क्यों नहीं है ये देखेंगे। हमारे पास में ये ऑप्शन सही हो गया डी। देखेंगे कैसे नहीं है, तो ये है हमारे पास में वी उपसर्ग और गत शब्द। तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ, जैसे कि वैसे मिल गए, मतलब यहाँ संधि नहीं, क्या है, संयोग है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में सही हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब आपको इसमें बताना व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है। अध्यादेश, तथ्यों, मातृछाया, मनोविकार, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, शब्द बना किससे है, अधि उपसर्ग और आदेश शब्द से। अब देखिए, आपको अगर इसमें इतना पता चल गया कि हाँ इसमें अधि उपसर्ग है, फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अब अधि हम ऐसे लिखे या फिर बड़ी मात्रा वाला लिखे, तो कभी भी याद रखना कि जो उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, उसमें कभी बड़ी ई नहीं मिलेंगी आपको और ना ही बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना, बड़ी उपसर्ग वाला, मतलब बड़ी बड़ा ऊ वाला नहीं मिलेगा। जैसे अधि है तो आपको छोटी ई दिखेगी, है ना, भाई हम देखेंगे नीस है तो छोटी ई दिखेंगी। अगर से हम देखें अनु है तो आपको छोटा ऊ दिखेगा, परी है तो छोटा ऊ दिखेगा, प्रति है तो छोटी दिखेगी, है ना, इसमें भी छोटी। तो इस प्रकार से आपको छोटी छोटा ऊ दिखेगा उपसर्ग। अब देखेंगे तथ्यों, तो ये शब्द है तथा और एव। देखिए इसमें कौन सी संधि है, अध्यादेश में, इसमें यन संधि है। तथ्यों में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। मातृ छाया में ये शब्द है मात्र और छाया, इसमें क्या हुआ है, च का आगमन हो गया है। क्या हो गया, इसमें च का आगमन हो गया है। जब च का आगमन हो गया तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला देखिए कि इसमें क्या है। अब देखिए ओ की मात्रा दिखे तो या तो गुण संधि या विसर्ग संधि। किस कंडीशन में, अगर गुण संधि है तो ये ओ किस में बदल जाएगा, ऊ में बदलेगा। तो आप ऊ लगाओगे तो ऊ विकार होता है क्या, कुछ नहीं होता है, मतलब ये ऊ में नहीं बदलेगा, तो ये गुण संधि नहीं होगी, विसर्ग संधि होंगी, तो इसको बदलना पड़ेगा विसर्ग में। ये हो जाएगा हमारे पास में मनः और विकार। तो ये हमारे पास कौन सी संधि हो जाएंगी, विसर्ग संधि। ठीक है, तो हमारे पास में इसमें क्या है, स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि है। और पहले वाले में यन संधि। अब देखिए ये हमारे पास में सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। देखिए अगर क्लास अच्छी लग रही है या फिर ऐसी क्लास लाना है या टॉपिक वाइज लाना है तो कमेंट में जरूर बताएं ना। चलिए, किस शब्द में गुण संधि है, तो आपको बताना गुण संधि किसमें है। अब बताइए, इसमें ट्रिक से आप देख लो। तो देखिए ये शब्द है सिंधु और उर्मी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऊ और ऊ मिलके यहाँ पे क्या हुआ है, बड़ा ऊ हुआ, मतलब कि दीर्घ संधि, इसमें दीर्घ स्वर संधि। अब देखेंगे भारतेंदु, इसमें कौन सी संधि है,
तो आपको ए यहीं पे दिख रहा है, ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए या आर होना चाहिए, तो उससे हम पहचान सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हमको र दिख रहा, तो इससे कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन ए मात्रा यहाँ दिखी तो इससे हो जाएगा, क्योंकि ये बना है भारत और इंदु से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास में गुण संधि हो जाएंगी। देखिए ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। नारी स्वर में क्या हो जाएगा, ये शब्द है नारी और ईश्वर, तो यहाँ का ही दोनों ही मिलके क्या दीर्घ ही होगा, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। लोकेश्वर्य में देखेंगे तो शब्द है लोक और ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य कैसे बना है, ऐश्वर्य बना है ईश्वर से, है ना। ईश्वर में क्या लगा, यह लग गया, तो क्या बन गया यहाँ पे, ऐश्वर्य बन गया। और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे अ है, मतलब कि वृद्धि संधि। चलिए अगला देखते हैं। देखिए किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, अब आपको बताना है प्रत्यय किसमें नहीं है। तो ये शब्द क्या है, निस, इसमें उपसर्ग है निस और शुल्क। इस शब्द को आप ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों ही रूप क्या है, सही है ना। ये जो स है किसमें बदल जाता है, या तो विसर्ग में बदल जाएगा या फिर इस स में बदल जाता है। तो यहाँ पे कोई उपसर्ग, मतलब उपसर्ग है निस, लेकिन कोई प्रत्यय दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो पहला ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अब ये शब्द है घबराहट, इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें है आहट प्रत्यय, तो ये शब्द हो जाएगा घबरा ना, कहते हैं ना घबरा गया, तो घबरा शब्द और आहट प्रत्यय, इसमें प्रत्यय है। बबुआ में क्या है, ये शब्द है बाबू और उआ प्रत्यय है। ठीक है, ये शब्द है चित्र, तो इसमें है इत प्रत्यय, तो इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है, यहाँ भी प्रत्यय है, सिर्फ पहले वाले में कोई प्रत्यय नहीं, इसमें उपसर्ग है। ठीक है, अगर हम ये प्रश्न भी कर दे कि उपसर्ग किसमें है, तो इनमें किसी में उपसर्ग नहीं है, सिर्फ इसी में उपसर्ग है। दो तरीके से प्रश्न बन सकता है ये। देखिए किस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है, आपको बताना यह प्रत्यय किसमें नहीं है। तो आदित्य है, यह है अदिति, और इसमें लग गया यह प्रत्यय, तो ये क्या बन जाता है, आदित्य बन जाता है, मतलब यह प्रत्यय है इसमें। गांगे, ये क्या है, गंगा, तो इसमें प्रत्यय है, यह नहीं है, यहाँ का ये भी आएगा, ये प्रत्यय, मतलब यही ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, इसमें यह प्रत्यय नहीं है। औचित्य, इसमें भी यह है, ये शब्द है उचित, और यहाँ पे क्या है, यह प्रत्यय है। स्वतंत्र, इसमें क्या हो जाएगा, स्वतंत्र शब्द हो जाएगा, और इसमें क्या लग जाएगा, यह प्रत्यय लग जाएगा, तो ये स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रत्यय इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें क्या है, ए प्रत्यय है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए किस शब्द में वाला प्रत्यय नहीं है, नहीं पूछा है ना। सब फल वाला में क्या है, वाला प्रत्यय है, गाड़ी वाला में वाला प्रत्यय है। दी और वाला होता है क्या, दी क्या होगा, कुछ नहीं होता है, पूरा शब्द ही होता है मूल, दिवाला, है ना, दिवाला निकल गया, कोई पागल हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं ना दिवाला निकल गया, तो दिवाला मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध वाले में भी क्या है, वाला प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, किस शब्द में आ उपसर्ग है, तो आपको बताना है आ उपसर्ग किसमें है। अब दिख तो सभी में रहा है आ, ठीक है, सभी में आ दिख रहा है, लेकिन इसको शब्दों को
अर्थों के साथ में तोड़ते चले गए। जैसे अगर आ निकाल दिया तो ध्वनि कुछ नहीं होता है। इसमें क्या शब्द है, ये अधुना। अधुना शब्द में लगा है एक प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें आ उपसर्ग है क्या, कोई उपसर्ग ही नहीं है, एक प्रत्यय है सिर्फ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आनुपातिक किससे बना है, अनुपात, और इसमें क्या है, एक प्रत्यय है, तो इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, यहां हो जाएगा अनुपसर्ग अगर निकालेंगे तो, ठीक है। आधिकारिक में देखेंगे तो क्या है, अधिकार है, तो इसमें भी आ उपसर्ग नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय। आभार में देखेंगे तो यह है आ और भार, है ना, आ उपसर्ग लगा है। ऐसे ही आ उपसर्ग के साथ हम बनाते हैं, ये उपसर्ग है ना, ये मूल शब्द है, तो इसमें और भी हम उपसर्ग लगा सकते हैं। जैसे आ लगा के क्या कर दिया, आभार बना दिया। भाई हमने भार प्रत्यय में क्या लगा दिया, प्र लगा दिया, तो ये क्या, प्रभार हो गया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे भार जो है क्या है, मूल शब्द है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग है, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है। अब बताना आपको, सन्निकट, तो ये क्या है, सम उपसर्ग और निकट शब्द, ठीक है। इस न के कारण म किसमें बदल जा रहा है, न में बदल जा रहा है, तो यहाँ पे तो सम उपसर्ग है। समीक्षा में देखेंगे इसमें भी सम उपसर्ग है, सम और इच्छा हो जाता है, ये यहाँ भी सम उपसर्ग है। समर्थ में देखेंगे तो यह सम और अर्थ होगा, ठीक है। अगर आप पूरा सम निकाल दोगे तो ये कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, कोई अर्थ नहीं इसका। तो सम है और अर्थ, तो यहाँ भी सम उपसर्ग है, ये शब्द है। अगर आप इसमें सम निकालोगे तो अतल, तो इसमें क्या है, जो तल ना हो और समतल लगा के कोई अर्थ ही नहीं बैठेगा, तो यहाँ क्या है, सम और तल। और सम क्या है, उपसर्ग नहीं है, सम विशेषण है, ठीक है। इसका अर्थ होता है समान, जो समान जगह होती है इसको समतल कहते हैं। इसमें हलंत नहीं है, बाकी में क्या है, हलंत है। तो हमसे पूछा क्या, सम जिसमें हलंत लगा हुआ है, उपसर्ग पूछा है, वैसे भी सम उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा, इसमें सम उपसर्ग नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है। अब नहीं पूछा है तो ध्यान देना है, ये है नी और चय, तो इसमें नि उपसर्ग है। नी और नाद, इसमें भी नि उपसर्ग है। ये शब्द है निर और अभ्र, क्योंकि अगर हम नी निकालें तो रब भ्र, ये कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, नीर है, और यहाँ अ मिलके र पूरा हुआ है, तो यहाँ नीर उपसर्ग है, तो यही सी वाला सही हो जाएगा। बाकी दोनों में क्या है, नि उपसर्ग, इसमें भी क्या है, नि उपसर्ग है। तो तीनों में नि उपसर्ग है, सिर्फ निरभ्र में क्या है, निर उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। वास्तव में पूछा क्या है, नहीं पूछा है, ठीक है। मृगांक, ये शब्द है मृग, और अंक, अंक मतलब चिन्ह होता है। जब आप चंद्रमा को देखते हो तो उसमें आपको ऐसे खरगोश टाइप दिखता है, तो हमको क्या लगता है कि चंद्रमा पे क्या है, खरगोश है, उसका चिन्ह दिखता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मृगांक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शशांक होता है वो, है ना, सस का। मृगांक क्या हो जाएगा, हिरण हो जाएगा। हिरण का चित्र भी दिखता है, खरगोश का भी दिखता है, इसलिए उसका नाम एक मृगांक भी है और शशांक भी है, ठीक है। वही देखिए छपा कर, तो छपा क्या होता है, रात होता है, और कर मतलब क्या होता है, किरण होता है, और जो रात में किरणें दे उसको क्या कहेंगे, चंद्रमा। तो ये छपा कर भी क्या होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। सुधांशु, एकदम सुधा जैसी जो प्यारी किरणें देता है ना, ठंडी ठंडी किरणें देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुधांशु, तो ये भी चंद्रमा का है। निशाचर,
निशा मतलब रात होता है, चर मतलब चरण करने वाला, उसमें विचरण करने वाला। तो देखिए निशाचर किसके होगा? राक्षस का होगा। किसका? राक्षस का। अब आप ये ना समझ ले कि निशाचर मतलब कि जो रात में चलता है ना, तो आप उसको निशाचर नहीं बोलोगे, क्योंकि आजकल दुनिया क्या है, रात में भी बहुत काम करते हैं ना, बहुत लोग को आना जाना पड़ता है, तो उनको निशाचर नहीं कहेंगे, सिर्फ किसके लिए है? राक्षस के लिए है। ठीक है। और उल्लू को भी कह सकते हैं, उल्लू भी रात में अधिक काम करता है इसलिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? चौथा ऑप्शन सही, जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब आपको बताना घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। घोटक, बिल्कुल। कुरंग, कुरंग नहीं है ना। कुरंग किसका होता है? हरिण का होता है। और हरिण वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। अगर आपको ऐसा लिखा दिख जाए हिरण, तो ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है। कुरंग का क्या होता है? हरिण का पर्यायवाची। अश्व भी कहते हैं घोड़े को, है भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, क्या निम्नलिखित में से किस पर्यायवाची वर्ग में अशुद्धि है? तो आपको बताना है किसमें से किसमें अशुद्धि है। छपा और अचला। छपा अभी मैंने आपको बताया, छपा किसका होता है? रात का। अचला किसको कहते हैं? पृथ्वी को। तो दोनों क्या है? अलग अलग के पर्यायवाची है। ठीक है, यही ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। अशुद्ध वाला हमको मिल गया वर्ग जिसमें सेम पर्यायवाची नहीं है। से इंदिवर है और राजीव है, तो ये कमल का हो जाता है। तो दोनों ही कमल के हैं, तो ये युग्म में बिल्कुल सही है। वही हम देखें मरीचि और मयूख, ये किरण का हो जाता है, तो ये वर्ग भी सही है। चंचरीकर मधु, ये किसका हो जाएगा? भौरे का हो जाएगा, है ना। तो ये भी हमारे पास में क्या है? बिल्कुल सही वर्ग है। तो ये भी हमारे पास सही है। सिर्फ इसमें क्या रात का और पृथ्वी का दे दिया है, तो दोनों क्या हो जाएगा? गलत वर्ग है, इसलिए हमारे पास में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आपको बताना विलोम शब्द है ना। अमृत का विलोम क्या होता है? अर्क, पीयूष, मधुर या फिर विष। अमृत का क्या होता है? विष होता है ना। अर्क तो सूर्य को कहते हैं। पीयूष मतलब भी अमृत ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। मधुर का कठोर होता है ना, जो कठोर वाणी हो, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा? विष होगा। तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, आपको बताना निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा। सिद्ध होगा क्या? नहीं होगा। अनिषिद्ध बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ये क्या? विहित और ग्रहणित, तो ये भी नहीं होगा। विहित हो जाएगा, है ना। निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। ये क्या है? बहुत ही प्रचलित जोड़ा है विलोम का, पूछा गया है काफी बार, इसको याद रखना है ना। निषिद्ध और विहित। निषिद्ध किसी भी चीज को निषिद्ध कर देना मतलब रोक देना। विहित करना मतलब उसको शुरुआत कर देना, चालू कर देना। पृथक का सही विलोम बताइए आप। आपने साइंस में पढ़ा होगा पृथकीकरण, संयुक्तिकरण, तो वही होता है। पृथक का क्या होगा? एकत्र नहीं होगा। एकत्र का क्या हो जाएगा? अनेकत्र हो जाएगा, है ना। इसका पृथक का क्या होगा? संयुक्त। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। थकित नहीं होगा, सुगठित भी नहीं होगा, हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथक का संयुक्त हो जाएगा। देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। रचयिता होता है क्या? नहीं होता है। क्या होता है? रचयिता, है ना। अनाधिकार होता है क्या? नहीं होता है। ये होता है अनधिकार, है ना। यहाँ पे ना होगा, ना नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द किससे बना है? अन और अधिकार से। चिन्ह गलत दिया हुआ है, ये होता है चिन्ह, या फिर इस तरीके से
अनुकूल बिल्कुल सही लिखा है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से कौन सा अशुद्ध होगा। ये शब्द बिल्कुल सही है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही रूप इसके सही है ना। निसंकोच बिल्कुल सही है, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उज्जवल भी सही है ना। महत्व गलत है, और अधिकतर आप बुकों में कहीं भी देखोगे तो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन ये गलत है, तो डी ऑप्शन सही। क्यों गलत है देखेंगे। ये शब्द है महत्व और उसमें लगा है तो प्रत्यय, तो ये आधा तो इसमें आके मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है ना, ऐसी सीधी दंडी और एक ऐसा, ये होता है महत्व शुद्ध वाला, और जो लिखा है वो कैसा है, अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। दर्शनीय का अर्थ ही क्या होता है, जो देखने योग्य हो, तो दर्शनीय और देखने योग्य दोनों बातें आएंगी क्या, नहीं आएंगी। या आप कह सकते हो कश्मीर में अनेक स्थल देखने योग्य है, तो ये हो जाएगा। या फिर कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, दोनों चीजें आप नहीं ला सकते, ठीक है। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है, तो ये बिल्कुल सही है ना, तो सी ऑप्शन सही है। अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, फिर यहाँ पे गलती हो गई, तो हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात भर जागता रहा, आपने सारी भी कह दिया यहाँ पे और भर भी लगा दिया। आप ये कह सकते हो मैं सारी रात जागता रहा, या फिर मैं रात भर जागता रहा, दोनों शब्द सारी और भर एक ही मीनिंग के लिए आ रहे हैं, तो दोनों नहीं आ सकते। मैं पूरी रात भर, अब सारी हो या पूरी हो दोनों आपस में पर्यायवाची है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, तो ये बिल्कुल सही है ना। सारी रात बिल्कुल, मैं पूरी रात में जागता रहा, पूरी रात में नहीं होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही, मैं सारी रात जागता रहा। आप उसमें बोल सकते थे मैं पूरी रात जागता रहा, यही होना चाहिए था उसका शुद्ध। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। पांडुलिपि किसको कहते हैं, लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, बिल्कुल नहीं, उसको नहीं कहते हैं। जो इतिहास से संबंधित हो उसको भी नहीं कहते, उसको ऐतिहासिक कहते हैं, इतिहास कहते हैं ना। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, देखिए पांडुलिपि किसको कहते हैं, जैसे कि कोई किताब प्रकाशित होगी, वो किताब चलने लग गई मार्केट में, लेकिन वो किताब कब प्रकाशित हुई, जब किसी ने उसको लिखा हो, है ना, अपने हाथों से पहले लिखेंगे फिर वो जाती है ना बनने के लिए, तो जो लिखी हुई रहती है ना, उसको कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हाथ से लिखा गया हो ये नहीं होगा, है ना, ये हस्तलिखित के लिए हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। अब जो धरती फोड़ के निकले उसके लिए द्विज होगा क्या, द्विज तो दो बार जन्म लेने वाले को कहते हैं, उद्भिज, है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मतलब जन्म हो जाता है, उद्भिज क्या हो जाएगा, जो धरती से निकले, जो धरती से जन्म ले, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयंभू क्या हो जाएगा, जो स्वयं जन्मा हो, ये किसके लिए आता है, ब्रह्मा जी के लिए आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। भूधर, ये भी नहीं होगा, भूमि को धारण करने वाला, ठीक है, तो पहाड़ का पर्यायवाची है। शेषनाग को भी कहते हैं, बैल को भी कहते हैं। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द की दृष्टि से कौन सा सुमेल गलत है। जिस स्त्री को बोली
मतलब जिस स्त्री की बोली कठोर हो उसको कर्कशा कहते हैं, बिल्कुल सही है। केंद्र से हटकर दूर जाने वाले को क्या कहेंगे? केंद्र परिसारी, है ना। ये अभिसारी नहीं होगा, केंद्राभिसारी नहीं हुआ। केंद्राभिसारी किसको कहते हैं? जो केंद्र के पास आए, है ना, दूर ना हटे, उसको कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये हो जाएगा केंद्र प्रसारी। ठीक है, ये होगा, ये नहीं होगा। तो यही हमसे क्या पूछा है? सुमेल गलत पूछा है ना, गलत सुमेल, तो यही हो जाएगा बी ऑप्शन सही। भूख से जो पीड़ित है उसको क्या कहेंगे? शुद्धार्थ, बिल्कुल सही है। पहले से आ रही परंपरा का पालन करने वाला, तो पहले से आ रही उसकी जो परंपरा है उसका पालन करने वाले को क्या कहते हैं? गतानुगतिक, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास सिर्फ तो बी वाला ऑप्शन में गलती थी, तो वही सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में त्रुटि है? अपने घर में 10 आदमी के ठहरने की अच्छी व्यवस्था करो, अच्छी तरह व्यवस्था करो, ये बिल्कुल सही है। ठहरने की, ये भी बिल्कुल सही है। 10 आदमी के, अब 10 आ गया तो आदमी नहीं आएगा, है ना, एक आदमी बोल सकते हो। गिनती जैसे बढ़ जाएंगी वो क्या हो जाएगा? 10 आदमियों। ठीक है, क्या होना चाहिए था यार? 10 आदमियों के ठहरने की अच्छी तरह व्यवस्था करो, ये बिल्कुल सही है। बी वाले में गलती थी, आदमी की जगह क्या होना चाहिए? आदमी होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। पुल्लिंग का पर्यायवाची है, अब बताइए इसमें से कौन सा? तीर है, ऊस है, कमल है, या फिर कोई नहीं है? तो देखिए, कमल होता है क्या? नहीं होता है। ऊस का होगा क्या? नहीं होगा। तीर को कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची बताइए। तो अर्जुन को क्या कहते हैं? धनंजय कहते हैं, बिल्कुल, तो पहला सही हो जाएगा। सूरपति किसको कहते हैं? इंद्र को, ये इंद्र का पर्यायवाची है। पुरंदर किसको कहते हैं? ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। शक्र किसको कहते हैं? ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो धनंजय किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची। चलिए, तत्सम शब्द कौन सा है? काजल है क्या? नहीं है, है ना। काजल का क्या हो जाता है? कज्जल होता है। घोड़ा है क्या? नहीं, ये भी तद्भव है। ये कौन सा शब्द है? तद्भव है। घोड़ा भी क्या है? तद्भव शब्द है। घोटक होता है। अमृत, है ना, अमृत बिल्कुल सही, ये तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वो होता है अमीय। और गेहूं, जहां भी आपको चंद्र बिंदु दिख जाए मतलब कि वो क्या है? तद्भव शब्द है ना। ये 100% काम करेगा, है ना। चंद्र बिंदु जिस शब्द पे आपको दिखे वो कौन से होंगे? तद्भव होंगे। ऐसा एक भी नहीं कि संस्कृत में चंद्र बिंदी नहीं थी, ठीक है, सिर्फ बिंदी थी। चलिए, ये तो बता दिया। आपके लिए क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है गेहूं का जो तत्सम शब्द है वो क्या होता है। कमेंट में आप जरूर बताएं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है आपको, तो उसमें से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना आपको। ठीक है, इसमें जो दिया वो विकल्प कौन सा गलत है, तो देखेंगे। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा? दाव, और अनल मतलब हो जाता है आग। इसमें दीर्घ संधि होगी तो दावानल हो गया। ठीक है, आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं होता है, आगे चलने वाला होता है अग्रगामी। आगे की सोचने वाला क्या हो जाएगा? सोचने वाला मतलब सूची, अग्र सूची होना चाहिए, तो यही गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं, बिल्कुल सही। और पेट की आग को क्या कहेंगे? जठराग्नि। तो ये भी दोनों सही है, गलती सिर्फ यहाँ सेकंड वाले में थी। चलिए, कही हुई बात को बार बार कहना, कोई बात को रिपीट करना है ना, बार बार कहना, उसको क्या कहते हैं? तो कथित मतलब कहा हुआ, कहावत जो पुरानी बातें है ना, तो ये भी नहीं होंगे। स्पष्टीपेशन, पूर्ण रुक्ति का क्या होता है? जो दोबारा कहा गया हो, है ना, जैसे डबल जो आता है ना, सिर्फ दो बार जो रिपीट होगा उसको पूर्ण रुक्ति कहेंगे। और पिष्टपेशन, पिष्ट मतलब पिसाना, मतलब बार बार पिसाना किसी चीज को। जैसे कि एक ही बात को आप 10 बार 15 बार ऐसे कहोगे तो वो क्या होगा? पिष्टिपेशन होगा। और सिर्फ 2 बार कहोगे तो वो पूर्ण रुक्ति होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में पिष्टिपेशन नहीं है और भी कुछ दिया है जो कि गलत है, तब आप पूर्ण रुक्ति को भी यहाँ पे मान सकते हो सही। महल का जो भीतरी भाग होता है उसके लिए क्या होगा सही शब्द? गर्भगृह क्या होता है? जो मंदिर का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, जहाँ पे भगवान की स्थापना की जाती है, उसको कहते हैं। भीतरी तल ये बनाया गया शब्द है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अंतःपुर है ना, अंतःपुर किसको कहते हैं? जो महल का भीतरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? अंतःपुर। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रनिवास ये भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हंसना क्रिया का विशेषण है। हंसना क्रिया से विशेषण कौन सा बनेगा? हंसी बनेगा क्या? हंसी लड़का नहीं होता है, हंसता लड़का भी नहीं होता है, हंस लड़का भी नहीं होता है, हंसोड़ लड़का। तो ये बन जाएगा, है ना, इस लड़के की विशेषता बता रहा है और यह हंसना क्रिया से बना है, तो ये विशेषण है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? जिसमें संधि ना हो वो बताइए कि कौन सा हो जाएगा। देखिए ये शब्द क्या है? परि और नाम। यहाँ पे न का परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। फल स्वरूप, इसमें कौन सी संधि है? यह है फल और स्वरूप, इसमें कोई संधि नहीं, यहाँ क्या संयोग है। अनुच्छेद में देखेंगे ये शब्द है अनु और छेद। च का क्या हुआ? आगमन हो गया, ये भी हो जाएंगे हमारे पास में व्यंजन संधि। तल्लीन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तद होता है मूल, अगर तद ना हो तब आप मान सकते हो तत्, ठीक है, और इसके साथ हो जाएगा लीन। तो यहां भी क्या है? व्यंजन संधि है। प्रश्न क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है ना, मतलब जिसमें संधि ना हो। तो यहाँ संयोग है फल स्वरूप में, ये हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? आपको बताना गुणवाचक विशेषण नहीं पूछा, कौन सा नहीं। होशियार लड़का विशेषण और गुणवाचक विशेषण है। झूठा लड़का विशेषण और बिल्कुल गुणवाचक विशेषण है। दुगुना और विद्वान, तो विद्वान लड़का, तो ये भी गुणवाचक विशेषण। दुगुना क्या है? संख्यावाचक है, तो उसमें भी कौन सा है? आवृत्तिवाचक है। तो ये हमारे पास में सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। अब जो संज्ञा से नहीं बना वो बताना आपको। धनी,
धन संज्ञा से बना है। लालची, लालच संज्ञा से बना है। धार्मिक, धर्म संज्ञा से बना है। हसोड़, हंसना से बना है। और हंसना क्या है? क्रिया है। तो यही हमारे पास सही हो जाएंगे, संज्ञा से नहीं क्रिया से बना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, डॉक्टर किस भाषा का शब्द है? चीनी नहीं है, पुर्तगाली नहीं है, अंग्रेजी है ना, और तुर्की भी नहीं है। और जो डॉक्टर से संबंधित जितनी चीजें लगभग वो सब किसमें आएंगी? अंग्रेजी में। जैसे हॉस्पिटल है, नर्स है, यूनिट है, कोमा है, इंजेक्शन है, ये सब किसमें आ जाएंगे? अंग्रेजी भाषा के शब्द होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ये है, प्रधानाचार्य को भेजे गए पत्र में संबोधन किस शब्द से करेंगे? आप जो स्कूल टाइम में अपने प्रिंसिपल को जो पत्र लिखते थे उसमें आप संबोधन क्या करते थे? परम मित्र? बिल्कुल नहीं। प्रबंधक? ये भी नहीं। क्या हम लिखते थे? माननीय, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड सही हो जाएगा, मित्रवर भी नहीं होगा। अगला देखेंगे, सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है ये बताना। संबोधन करते हैं, दिनांक तो बहुत जरूरी है, अभिवादन नहीं करते हैं सरकारी पत्र में, तो ये हो जाएगा सही। पत्रांक भी बिल्कुल लिखते हैं, कौन सा पत्र क्रमांक है। अगला देखेंगे, कमरा किस भाषा का शब्द है? चीनी है, तुर्की है, डच है, रूसी है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? चीनी नहीं होगा, डच भी नहीं होगा, रूसी भी नहीं होगा, क्या होगा? तुर्की हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही। क्या है ये प्रश्न हमारे पास, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? सामाजिक, कार्यालय, व्यक्तिगत, पारिवारिक? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किस में आएगा? परिपत्र किस में आता है? कार्यालय में आता है ना, जो सरकारी पत्र है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी नहीं है, पुर्तगाली नहीं है, देशज नहीं है, क्या है? जापानी है ना। तो थर्ड ऑप्शन सही। जापानी में क्या एक दो ही शब्द है, रिक्शा है, सुनामी है, ठीक है, तो ये जापानी शब्द है रिक्शा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। जो बात पुरानी होती है, जो किसी की हम पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? पूर्ण भूतकाल, क्योंकि वो हो चुका है। जैसे झांसी की रानी की जो बात की हमने उस समय की, है ना, तो जो भी हम कहेंगे, जैसे कि क्या हम महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे, वो भी क्या है? पूर्ण भूत है। तो सामान्य भूत नहीं होगा, क्या होगा? ये पूर्ण भूतकाल। तो बी वाला ऑप्शन सही। आसन्न भूत भी नहीं होगा, पूर्ण भूत भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, इसमें आपको बताना है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है। वर्षा हुई थी, तो ये क्या है? पूर्ण भूत। ठीक है, राम खाना खा रहा था, रहा था मतलब क्रिया चल रही थी, तो ये क्या है? अपूर्ण भूत। मोहन सो रहा था मतलब ये भी क्या जाएगा? अपूर्ण भूत। विजय पानी पी रहा था ना, ये भी क्या हो जाएगा? अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ था कार्य। प्रश्न हमसे पूछा है कि अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं पूछा है, तो तीनों में तो है, ये पहले में क्या पूर्ण भूत है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए ये हमारे पास अंतिम प्रश्न था। कमेंट में जरूर बताइए, है ना, अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए या फिर जो इसके पहले मैं लाता था 20-25 मिनट वाली क्लास, जिसमें किसी में 18-20 क्वेश्चन होते थे, है ना, 20 से कम ही होते थे उसमें, तो आपके लिए ये क्लास सही रहेगी या फिर वैसे? कमेंट में जरूर बताएं, है ना। धन्यवाद।